हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल करियर फॉर विद सिटू में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले इससे हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे आने वाले वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक करें वीडियो अच्छी लगे तो। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात कर लिया था मूल अधिकार के विषय में। 2 क्लास हमने मूल अधिकार के अंतर्गत लिए। तो 2 क्लास के अंतर्गत मैंने मूल अधिकार, हमारे पहले 7 मूल अधिकार हुआ करते थे और वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। अनुच्छेद 31 के अंतर्गत मूल अधिकार को हटा दिया गया। इन सब बातों की चर्चा हम लोग अपने पूर्व की क्लास में कर चुके थे। अब हम लोगों के जो अगला टॉपिक है वो है मौलिक कर्तव्य। तो सबसे पहले समझने वाली बात यहाँ ये आ जाती है कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। सबसे पहले हमें समझने वाली बात ये आ जाती है, मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्य क्या दोनों अलग हैं? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। हम लोगों ने मौलिक अधिकार अपना पढ़ लिया, जिसको मैंने बताया मौलिक अधिकार 6 है, वर्तमान में 6 है। मतलब कि अगर मूल संविधान की बात की जाए तो उसमें 7 थे। अनुच्छेद 31 के अंतर्गत जो हम लोगों का संपत्ति का अधिकार हुआ करता था उसको मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कर दिया गया। इन सब बातों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग भाग 4 के अनुच्छेद 51A। अब आपके दिमाग में एक बात और आनी चाहिए, हम लोग मूल कर्तव्य भाग 4, जो कि भाग 4 में दिया गया है। मैंने भाग आपको बताया 22 भाग, पूरा संविधान 22 भागों में बंटा है। इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। फिर मैं आता हूं अनुच्छेद 51A के साथ मैंने ए लिख दिया है। इसका क्या मतलब है? अनुच्छेद 51 में कोई बात और होगी, नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है अनुच्छेद 51 में, लेकिन अनुच्छेद 51A, इसको देखते ही आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए। क्या? एक बात ये आ जानी चाहिए, 51A लिखा हुआ है, वो भी कैपिटल ए लिखा होना चाहिए। कैपिटल ए का मतलब होता है ये संवैधानिक संशोधन करके ये अनुच्छेद जोड़ा गया है। अब बात आ गई संवैधानिक संशोधन की, तो आपके दिमाग में अगला क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई मूल अधिकार, जो मूल कर्तव्य है हमारे, वो मूल संविधान में नहीं था। अगर मूल संविधान में होता तो कोई अनुच्छेद, उसको किसी अनुच्छेद के माध्यम से जाना गया होता, लेकिन अनुच्छेद 51A के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये मूल अनुच्छेद नहीं है। मूल अनुच्छेद नहीं होने का मतलब ये संवैधानिक संशोधन करके बाद में जोड़ा गया अनुच्छेद है 51A, जिसको मैंने लिखा 51A। मूल कर्तव्य हमें किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? 51A। अभी मैं आ रहा हूं मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकार में अंतर क्या है। पहले इसको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें हम लोग। 51A तो मतलब ये समझ में हो, हमें समझ में आ गया। तो 51A को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा भाई हम लोगों ने बात किया कि अनुच्छेद 51 रहा होता तब फिर हम समझते कि कोई संवैधानिक संशोधन नहीं हुआ, लेकिन ये मूल कर्तव्य जो है वो अनुच्छेद 51A में दिया गया है। इससे हम समझ लेंगे कि ये कोई मूल अनुच्छेद नहीं है। मूल अनुच्छेद में कह रहा हूं, मीन्स जब भारतीय संविधान बना हमारा 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो ये अनुच्छेद तब नहीं था, ये प्रावधान नहीं था, मीन्स मूल कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। ये बाद में जोड़ा गया प्रावधान है। बाद में जोड़ा गया प्रावधान का मतलब 51A में जोड़ा गया। 51A में जोड़ा गया मीन्स बाद में जोड़ा गया, संवैधानिक संशोधन करके जोड़ा गया। तो हम जानेंगे कि किस संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया, तो वो 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। और 42वें संविधान संशोधन को हम लघु संविधान संशोधन भी कहते हैं, लघु संविधान भी कहते हैं। लघु संविधान, हम लोग 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई लघु संविधान? हम इसलिए लघु संविधान कहते हैं क्योंकि अगर संवैधानिक संशोधन की बात की जाए, सबसे ज्यादा अनुच्छेदों में, लगभग 50 अनुच्छेदों में कुछ चीजें जोड़ी गई, कुछ चीजें हटाई गई,
50 अनुच्छेदों में इस प्रकार का विच्छेदन किया गया, मीन्स विखंडन किया गया, विस्थापन का कार्य किया गया। कुछ चीजें नई जोड़ी गई, जैसे ये नई मूल कर्तव्य को हमने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नया जोड़ा, और कुछ चीजों को हमने अन्य अनुच्छेदों में चीजों को हटाया। मैं आगे आने जैसे ही क्लास हमारी चलती रहेगी, आगे आने वाले जहां जहां 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो भी संशोधन हुए हैं वो मैं आपको आगे बताता चलूंगा। लेकिन यहाँ के लिए देखिए, मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और हुआ कब ये 42वां संविधान संशोधन, हम इसकी भी चर्चा करेंगे। 42वां संविधान संशोधन सबसे विवादास्पद माना जाता है कि कब हुआ, कैसे हुआ। एक्चुअली इसको एकदम डेट क्लियर करिए। ये लगभग 20 जून 18 दिसंबर 1976 को 42वां संविधान संशोधन 18 दिसंबर 1976 को पूर्णतः लोकसभा और राज्यसभा की सरकार के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा, मैं लोकसभा राज्यसभा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो भी संवैधानिक संशोधन के अगर हमारे संविधान में किए जाने हैं वो हमारे संसद के द्वारा किए जाते हैं, संसद के एक सदन के द्वारा, जिसमें भी किसी भी सदन, शुरुआत किसी भी सदन से की जा सकती है। ये सब बातों से आप परिचित हैं। तो सबसे पहले वो 18 दिसंबर 1976 तक दोनों सदनों से, दोनों सदन का कहने का मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ये संवैधानिक संशोधन पूर्णतः पारित कर दिया गया 18 दिसंबर 1976 को। उस समय सरकार हुआ करती थी कांग्रेस की सरकार, इंदिरा गांधी जी की सरकार हुआ करती थी। इंदिरा गांधी की सरकार में आपातकाल का समय था। इंदिरा गांधी के द्वारा जब आपातकाल लगाया गया उसके बाद ये संवैधानिक संशोधन लाया जाता है, और 18 दिसंबर 1976 को पूर्णतः इस संविधान का संशोधन को पारित कर लिया जाता है। लेकिन ये लागू कब होता है? संवैधानिक संशोधन तो पारित कर लिया गया, मींस पारित करने का मतलब अब संसद के द्वारा दोनों सदनों से 18 दिसंबर 1976 को पारित कर लिया गया, लेकिन यह संविधान संशोधन हमारा लागू 3 जनवरी 1977 को। मेरी बात समझिए पहले भाई, ये संविधान संशोधन मैं कह रहा हूं लागू और पारित दोनों में अंतर है। लागू होना और पारित होना में अंतर है भाई। हमने कहा लागू होने का मतलब क्या होता है, पारित होने का मतलब क्या होता है। लागू होने का मतलब ये होता है कि उस संविधान, पहले हम पारित को समझेंगे, क्योंकि पहले पारित होता है कोई संशोधन, कोई भी चीज पहले पारित की जाती है। पारित होने के बाद जब उस पर अनुमति मिल जाती है, सहमति मिल जाती है, तब वो चीज लागू की जाती है, इंप्लीमेंट की जाती है। तो सबसे पहले हम लागू को समझेंगे, पारित को समझेंगे। तो पारित का मतलब दोनों सदनों से 18 जून को हमें पारित हो गया कि ठीक है भाई, ये संविधान संशोधन लगभग 50 अनुच्छेदों में बदलाव किए जाने का जो प्रस्ताव था वो पारित कर लिया गया, मींस दोनों सदनों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। स्वीकार करने के बाद फिर उसके बाद ये समस्या आती है राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करेंगे, सिग्नेचर करके उसको लागू करने का काम करते हैं, इंप्लीमेंट कराने का काम करते हैं। तो ये लागू होने का जो काम हुआ वो 3 जनवरी 1977 को। अब वो भी पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ, काफी समय लग गए संवैधानिक संशोधन, क्योंकि ये बहुत बड़ा संवैधानिक संशोधन हो रहा था और इसके अंतर्गत बहुत से अनुच्छेदों में परिवर्तन किया जा रहा था। कुछ चीजें हटाई जा रही थी, कुछ चीजें जोड़ी जा रही थी। तो ये संवैधानिक संशोधन 3 जनवरी 1977 से लागू होना प्रारंभ हुआ। इसलिए कहीं कहीं आप देखते हैं हमको लिखा मिलता है जो 42वां संविधान संशोधन है वो 1976-77 में हुआ। इसका मतलब यही होता है 76 में वो पारित हुआ, 77 में वो लागू होना प्रारंभ हुआ। और 3 जनवरी 1977 को ही पूरा संवैधानिक संशोधन लागू नहीं कर दिया गया, वो आगे आने वाले अप्रैल तक लगभग अब चीजें लागू करने का, इंप्लीमेंट करने का जारी रखा गया। तो हम ये क्लियर हो गए कि मूल कर्तव्य भाग 4 में अनुच्छेद 51A में 51A क्यों, आपने बात हमारे लगता है समझ में आ गई होगी, क्योंकि 51A इसलिए क्योंकि ये नया अनुच्छेद है। और नया अनुच्छेद हमारे कहने का मतलब है 51 तो नीति निर्देशक तत्व में दे दिया जाएगा, लेकिन 51A 42वें संविधान संशोधन 1976-77 के अंतर्गत जोड़ा गया। तो 76-77 के अंतर्गत जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन हुआ। और जब अब हम पहले समझ लेते हैं मूल कर्तव्य और मूल अधिकार में अंतर क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे मूल कर्तव्य और मूल अधिकार में क्या अंतर है। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य। देखिए भाई, कोई चीज रटने से अच्छा है उसको हमें याद करना, समझना चाहिए। हमसे कोई कह दिया भाई हमारे पास मूल अधिकार इतने हैं और मूल कर्तव्य इतने हैं। मूल अधिकार की बात करें तो हमारे पास मूल अधिकारों की संख्या 6 है। मूल कर्तव्य की बात करें तो वर्तमान में
11 है, लेकिन जब मूल अधिकार 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था तो वो 10 की संख्या थी, 10 की संख्या थी। और फिर 10 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य जब हमारा 11वें नंबर वाला मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया तो वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। एक बात और समझ लीजिएगा, एक बात और समझ लीजिएगा प्रीवियस की बात, जैसे मैंने कहा 42वां संविधान संशोधन, एक क्वेश्चन बड़ा बहुत पूछा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन किसके सिफारिश पर किया गया था। सिफारिश का मतलब किसने इस प्रस्ताव को लाया था, मीन्स कौन, किस व्यक्ति ने 42वें संविधान संशोधन को करने के लिए प्रस्ताव दिया था। तो वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, इस बात को नोट कर लीजिएगा, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये कुछ लोगों की समिति होती थी, कुछ लोगों का समूह होता था, उसके अध्यक्ष स्वर्ण सिंह हुआ करते थे। इनकी समिति के द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया 42वां संविधान संशोधन करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा प्रस्तावित किया गया। और उसके बाद 1976 दिसंबर 1976 में 42वां संविधान संशोधन पूर्ण रूप से पारित हुआ, मीन्स पूर्ण रूप से दोनों सदनों से पारित हुआ और लागू 3 जनवरी 1977 को, लागू 3 जनवरी 1977 को हुआ। ये बात यहां तक आप समझ गए होंगे। अब बात आती है मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य में अंतर क्या है भाई, क्यों जरूरत नहीं पड़ी हमें 42वां संविधान, क्यों करना पड़ा 42वां संविधान संशोधन, इतना बड़ा संविधान संशोधन। मूल अधिकार, जो कि हमें मूल अधिकार दिया गया था, तो मूल कर्तव्य में क्या चीजें ऐसी दी जानी थी जो मूल कर्तव्य बनाकर 51A में जोड़ा गया, तो हम उसको समझेंगे। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार के अंतर्गत जो 6 बातें बताई गई हैं, 6 मूल अधिकार बताए गए हैं और उनके अंदर की जो बातें बताई गई मीन्स उसके मूल अधिकारों के में स्वतंत्रता के अधिकार के भीतर जो अनुच्छेद बताए गए हैं, उसके अंतर्गत अगर हम देखा जाए तो मूल अधिकार का मतलब होता है वो व्यक्ति का विशेष अधिकार होता है, मीन्स नागरिक का विशेष अधिकार होता है, वो नागरिकों को दिए जाने वाला, मीन्स सरकार के द्वारा, सरकार नहीं चाहती है कि हम मूल अधिकार दें, लेकिन सरकार को मजबूरी होती है कि मूल अधिकार देना पड़ता है, मीन्स सरकार के खिलाफ मूल अधिकार दिए जाते हैं, मीन्स उसके मूल अधिकार, मीन्स हर व्यक्ति को मूल अधिकार दिया जाता है। मीन्स मूल अधिकार कोई हो गया, उसकी विशेष अधिकार जो होता है, मनुष्य के जीवन जीने के लिए जो अधिकार दिए जाते हैं वो मूल अधिकार के द्वारा हो गया। मीन्स मूल अधिकार के अंदर हम वो सारे 6 मूल अधिकार हमने दे रखे हैं, 6 मूल अधिकार हमने दे रखे हैं, वो मूल अधिकार के अंतर्गत। लेकिन मूल कर्तव्य में क्या होती है ऐसी बात, क्या मूल कर्तव्य, और देखिए एक बात और ध्यान दीजिएगा, मूल कर्तव्य में क्या होता है, मूल कर्तव्य में ये होता है, मूल कर्तव्य में व्यक्ति के कुछ कर्तव्यों को बताया जाता है। जैसे मान लीजिए एक परिवार होता है, परिवार का एक व्यवहार होता है, परिवार कैसे चलता है, किस प्रकार परिवार के लोगों का व्यवहार कैसा है, किस प्रकार से है, तो उसी प्रकार से मूल कर्तव्य के माध्यम से देश, भारतीय संविधान हमें अपना कर्तव्य बताने का प्रयास करता है। मीन्स हम व्यक्तियों का क्या क्या कर्तव्य है, क्या क्या चीजों करनी चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, तो मीन्स हमें अपने देश के प्रति कौन कौन से हमारे कर्तव्य हैं, उसको कर्तव्य मीन्स काम करने के लिए बताया गया है, मीन्स हमें उसको फॉलो करना चाहिए, अनुपालन करना चाहिए, कुछ कर्तव्यों को, मीन्स 11 मूल कर्तव्यों को बताया गया है। तो मीन्स ये जो चीजें होती है वो तो नेसेसरी सरकार को देना ही देना पड़ेगा, और उसके लिए व्यक्ति आधिकारिक मीन्स वो कह लीजिए लीगल रूप से भी उसको ये मिलती है। मीन्स इसके ये मूल अधिकार जो होते हैं वाद योग्य होते हैं। मीन्स अगर हमारा मूल अधिकार का उल्लंघन होगा तो हम अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हम कोर्ट पहुंच जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। हमने बताया था कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अगर मूल अधिकार में, ये 6 मूल अधिकारों में किसी प्रकार का भी आपका कोई मौलिक अधिकार का हनन होता है, किसी भी अधिकार का हनन होता है, तो आप अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन क्या कर्तव्य में भी यह बातें संभव है? जैसे हमें कर्तव्य, अच्छी बातें, हमें अपने कर्तव्य के बारे में बताया जाता है कि भाई हमें इस प्रकार रहना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। परिवार के लोग या फिर जिन किसी माध्यम के लोगों के द्वारा, शिक्षक के द्वारा बातें सिखाई जाती है, तो वो हमारे अच्छे कर्तव्य के लिए बातें बताई जाती हैं। तो अच्छे कर्तव्यों की मीन्स एक अच्छे नागरिक बनने के लिए हमें कर्तव्य बताए जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे संविधान में हमारे कुछ कर्तव्य बताए गए हैं। वो कर्तव्य करें या ना करें, अब भाई कोई मना कर देता है, कोई व्यक्ति हमें मना करता है कि भाई हमें झूठ नहीं बोलना है, तो क्या हम मान जाते हैं? क्या भाई मानना तो चाहिए ही, लेकिन कुछ लोग होते हैं नहीं मानते हैं। जब नहीं मानते हैं तो वो तो हमारा कर्तव्य है ना, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्तव्य है हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम फिर भी झूठ बोलते हैं।
हमें ईमानदारी पूर्वक रहना चाहिए, लेकिन हम ईमानदारी पूर्वक नहीं रहते। मीन्स हमारा कर्तव्य है हमें हमेशा ईमानदारी पूर्वक रहना चाहिए, लेकिन क्या हम रहते हैं? नहीं रहते हैं। लोग नहीं रहते भाई, हम ईमानदारी पूर्वक नहीं रहते, तो उसमें क्या हो गया? तो ये तो हमारा कर्तव्य है ना, हमें चोरी नहीं करना चाहिए, लेकिन जिसको समस्या वो चोरी भी कर रहा है। तो हमारा कर्तव्य क्या है? हमें दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। तो क्या हम अच्छा व्यवहार, अब भाई अपवाद में कुछ लोग, मैं अपवाद की बात कर रहा हूँ, सभी की बात इसमें नहीं मैं ऐड कर रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ अपवाद की बात कर रहा हूँ जो नहीं करते हैं। तो वो तो भी उनका भी तो कर्तव्य है ना, उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए, ईमानदारी पूर्वक रहना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, उनका भी तो एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य है, अच्छे व्यवहार का कर्तव्य है। लेकिन मूल कर्तव्य ऐसे ही इसी प्रकार से, मूल अधिकार अलग चीजें हो गई और मौलिक कर्तव्य एकदम अलग चीजें। वो बातें आपको 11 बातें आपको बता दी गई हैं कि अपने देश के प्रति आपके क्या क्या कर्तव्य हैं। मीन्स आपके देश के प्रति, अपने नागरिक होने के नाते आपके कौन कौन से कर्तव्य हैं। अब उसका अनुपालन करिए या न करिए, ऐसा नहीं है कि अगर अनुपालन आप नहीं करेंगे तो उसके लिए आपको सजा दे दी जाएगी, सरकार से आपको सजा दिलाई जाएगी, या फिर आपके ऊपर कोर्ट केस कर दिया जाएगा। मीन्स आपके किसी भी उल्लंघन, मीन्स आप मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो आपको बाध्य किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मौलिक अधिकार में ऐसा है। ऐसा इसलिए है कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम अनुच्छेद 32 के अंदर पीआईएल दाखिल करके हम उस पर क्या कर सकते हैं? अपने उल्लंघन का क्षतिपूर्ति करवा सकते हैं, मीन्स उसका अनुपालन करवा सकते हैं। लेकिन मौलिक कर्तव्य में ऐसा नहीं है। मीन्स वो हमारा एक प्रकार से हमें मौलिक कर्तव्य बता दिए गए हैं कि हमारी क्या क्या कर्तव्य निष्ठता, मीन्स एक अच्छे नागरिक के रूप में हमारे कौन कौन से कर्तव्य होंगे। तो हमें लगता है कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, मूल अधिकार क्या होते हैं। और मौलिक अधिकार वाद योग्य होते हैं, जबकि मौलिक कर्तव्य वाद योग्य नहीं होते। वाद योग्य का मतलब समझ रहे हैं ना आप? वाद योग्य कहने का मतलब उसको हम सरकार के खिलाफ उसको ले सकते हैं, लेकिन हम मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन करने पर किसी प्रकार का कोई हमें सजा, दंड, इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं होता है। जबकि हमें मौलिक अधिकारों का अगर हमारा उल्लंघन होता है तो उसमें तमाम प्रकार के ये चीजें दी जा सकती हैं आपको कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। चलिए अब हम समझ गए भाई मौलिक कर्तव्य क्या होता है, मूल अधिकार क्या होते हैं। इनमें अंतर भी स्पष्ट हो गया कि मौलिक कर्तव्य वाद योग्य होते हैं, मौलिक कर्तव्य वाद योग्य नहीं होते हैं, और मौलिक अधिकार वाद योग्य होते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत होते हैं? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के सीधे सीधे हम वाद योग्य होते हैं। तो चलिए ये बातें हमें लगता है समझ में आ गई। चलिए हम अब चर्चा करते हैं मौलिक कर्तव्य की। चर्चा मैंने बताया कि मूल संविधान की बात मैं कर रहा हूं। जब 51 जोड़ा गया, 51 जोड़ा गया तो उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे। कितने कर्तव्य थे भाई? 10 मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने कर्तव्य हैं भाई? 11 मौलिक कर्तव्य आपके बताए गए। मीन्स आपको क्या क्या करना है वो 11 बातें बताई गई हैं। तो 11 बातों में वो कौन सी बात है? 11 बातों में वो कौन सी बात है भाई? हम जानेंगे 11वीं बात कब जोड़ी गई, क्योंकि ये जब बाद में जोड़ा गया, मीन्स पहले 10 था फिर 11 गया, तो फिर इसको भी तो किसी न किसी रूप में जोड़ा गया होगा, कोई संवैधानिक संशोधन किया गया तब ना। क्योंकि संविधान में कोई भी अगर संशोधन होगा, कोई भी बात जोड़ी जाएगी या हटाई जाएगी तो बिना संवैधानिक संशोधन के, बिना संसद के संशोधन किए कोई बात जोड़ी हटाई नहीं जा सकती है। ये बात तो हमें स्पष्ट है। तो हमने कहा भाई 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, ये दिमाग में आपके आना चाहिए। क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए कि भाई 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य, 10 मौलिक कर्तव्य तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ दिए गए, लेकिन जो हमारा 11वां नंबर का मौलिक कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। अब हम 1 बाय 1 की चर्चा करेंगे कि पहला मौलिक कर्तव्य क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से 11वां मौलिक कर्तव्य हमारा क्या होगा, हम इसकी चर्चा करेंगे। चलिए अब आते हैं, हमें लगता है आशा नहीं है, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि पूरा मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, क्या अंतर होता है, वाद योग्य है कि नहीं, इसके लिए सजा का प्रावधान है कि नहीं, किसके लिए सजा का प्रावधान है, किसके लिए नहीं है, इसकी बात आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब हम आते हैं कि पहला मौलिक कर्तव्य क्या होता है। पहला मौलिक कर्तव्य के आधार पर अगर हम देखें तो देश के सभी नागरिकों का यह, देश के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि संविधान की पालना करें, संविधान की पालना
संविधान की पालना करें, संविधानिक संस्थाओं का संविधान के आदर्श की पालना करें, के आदर्श, राष्ट्रीय ध्वज, आदि का पालन करें। मीन्स हमारे मौलिक कर्तव्य के पहले कर्तव्य में ये बात हमको बताई गई है कि प्रत्येक भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि संविधान की पालना करें, कि जो हमारे लिए संविधान नियम कानूनों का संग्रह बनाया गया है, संविधान मैंने आपको समझा दिया है कि संविधान क्या होता है, तो संविधान की पालना करें, संविधान की बातों की पालना करें, और संविधान के आदर्श, जो संविधान की आदर्श बातें बताई गई हैं उनकी पालना की जाए। और राष्ट्रीय ध्वज से आप अच्छी तरह से परिचित हैं, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें, उसका पालन करें, आदि का पालन करें और सम्मान करें। ये बात हमें हमारे मूल कर्तव्य के पहले मूल कर्तव्य के रूप में अनुच्छेद 51 एक के तहत मूल कर्तव्य एक ही शब्द है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो मौलिक कर्तव्य के रूप में पहला हमारा हो गया। चलिए अब हम दूसरे की बात करते हैं। दूसरा मौलिक कर्तव्य हमारा क्या है, दूसरे मौलिक कर्तव्य की चर्चा करते हैं। तो दूसरा मौलिक कर्तव्य है स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में सजोएं। चलिए हम इसकी भी चर्चा करते हैं भाई। हम कह रहे हैं भाई, हम तो अच्छी तरह से जानते हैं हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्र हुआ। 1947 को स्वतंत्र हुआ। तो मीन्स इस स्वतंत्रता को दिलाने में बहुत से लोगों ने बहुत कठिन परिश्रम करने का मतलब संघर्ष करके हमें आजाद कराया। किससे? तो अब ये सारी बातें आपके इतिहास की बातें हो जाती है, इससे आप अच्छी तरह से परिचित होंगे, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। तो 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। में स्वतंत्रता आंदोलन को, जो हमें स्वतंत्रता पाने के लिए जिसने हमने आंदोलन किया, उस आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो लोग हैं उनका हमें आदर्शों का, मीन्स जो आदर्श लोग हैं महात्मा गांधी, भगत सिंह आदि इत्यादि के रूप में जो हमारे आदर्श हैं, हम उसको अपने हृदय में सजोएं। मीन्स उनके आदर्शों की बातों को, उनके द्वारा बताई गई बातों को अपने हृदय में सजोने का तात्पर्य क्या है? हृदय में सजोने का तात्पर्य मीन्स उनके बताए गए रास्ते और उनके एक बातों से हम अपने हृदय को सजोने का अर्थात यही तात्पर्य है, उनके लिए हम सम्मान करें, उनका सम्मान करें, पूर्णतः सम्मान करें। मीन्स जो जिन्होंने आंदोलन को प्रेरित करने का बहुत बड़ा अच्छा योगदान संघर्ष किया है, उनको अपने हृदय में सजोने का मतलब उनके प्रति हमारा सम्मान सजग रहे, हम हमेशा सम्मान करें। तो ये बात भी हमें लगता है समझ में आई होगी। हम तीसरे की बात करते हैं। तीसरे मौलिक कर्तव्य की बात अगर करें, ये 2 मौलिक कर्तव्य आपके हो गए। इसी प्रकार से हमें 11 मौलिक कर्तव्यों की चर्चा करनी है। तो हम तीसरे मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं। भारत की संप्रभुता, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें। चलिए हम इसको समझते हैं भाई। हम तीसरे मौलिक कर्तव्य, ये मौलिक कर्तव्य आपको सिर्फ हमें भारत देश के लोगों को, नागरिकों को बताई जा रहे हैं कि ये सभी नागरिकों का यह कर्तव्य होगा, यह सभी नागरिकों का कर्तव्य होगा कि भारत की संप्रभुता शब्द को मैं पहले ही डिफाइन कर चुका हूं। जब मैं आपको संविधान बता रहा तो संविधान बताने के लिए मैंने राज्य व्यवस्था समझाई थी। राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राज्य प्लस व्यवस्था, उसके अंतर्गत मैंने समझाया था संप्रभुता क्या होती है। तो संप्रभुता को एक बार मैं फिर से बता देता हूं। संप्रभुता का मतलब होता है कि उसकी अपने निर्णय, कोई सरकार होती है, उस सरकार को अपने आंतरिक या बाह्य क्षेत्रों में निर्णय लेने का जो स्वतंत्रता है, अपने
बाह्य क्षेत्र में मीन्स अपने क्षेत्र से बाहर या अपने क्षेत्र के अंदर मीन्स अपनी जो सरकार का क्षेत्र है, सरकार का एक सीमित क्षेत्र होता है। अब वो जैसे हमारी केंद्र की सरकार हो तो उसका पूरा उस सरकार का पूरा विश्व पूरे भारत पर क्या है, उस भारत का उसका पूरा भारत उसका क्षेत्र है, तो वो उसका क्षेत्र हो गया। तो अपने क्षेत्र के अंदर और अपने क्षेत्र के बाहर अपने जो निर्णय लेने की बात है, निर्णय किसी भी विषय पर हो सकता है, वो विषय अलग हो सकता है, कोई भी विषय है, बाहरी क्षेत्र से संबंधित कोई विषय, कोई नियम कानून बनाने से विषय हो सकता है, तो उस पर जो निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, निर्णय लेने की जो स्वतंत्रता है वही हमारी संप्रभुता कहलाती है। मीन्स अगर हम स्वतंत्रता मीन्स निर्णय लेने की स्वतंत्रता, यदि हम संप्रभु हैं, अगर हम पूर्ण रूप से संप्रभु हैं, अर्थात हमें माना जाएगा कि हम अपने निर्णय लेने में स्वयं स्वतंत्र हैं, पूर्णतः स्वतंत्र हैं। मीन्स हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का किसी भी अन्य व्यक्ति का मतलब ये नहीं किसी अन्य लोग, जैसे हमारे देश में अब जैसे कह लीजिए प्रधानमंत्री को कोई निर्णय लेना है तो वो अपने कैबिनेट मंत्रिमंडल से भी ले सकते हैं। कैबिनेट मंत्रिमंडल से लेने का मतलब वो अपने स्वयं से ले रहे हैं, मीन्स अपने सरकार से ले रहे हैं, अर्थात उनके जैसे किसी अन्य देश का कोई निर्णय लेने में किसी अन्य देश का या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति का जो संवैधानिक न हो का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र निर्णय होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई दबाव में निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए, तो वो संप्रभुता मानी जाएगी। और एकता क्या होती है, अखंडता क्या होती है? एकता का सेंस, क्योंकि आप दोनों लोग समझ रहे होंगे दोनों का अर्थ हमें लगभग सेम निकलता है, लेकिन अर्थ जब हम बताएंगे आपको तो वहां पर अलग मैं करके बताऊंगा। एकता का क्या अर्थ होता है और अखंडता का क्या अर्थ होता है? तो एकता के अंतर्गत हम लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, हम अपनी यूनिटी की बात करते हैं, मीन्स लोगों को जोड़ कर रखा जाए, मीन्स भारत की संप्रभुता को बनाए रखें। मीन्स सभी नागरिकों की ये जिम्मेदारी है कि वो भारत की संप्रभुता को बनाए रखें और एकता को बनाए रखें, मीन्स भाईचारे की भावना को पूर्णतः एकत्रित किए रहें, एकता के अंतर्गत जुटे रहें। और तीसरी बात अखंडता की बात आती है। तो अखंडता की बात से मीन्स हमारे कहने का मतलब ये है, अखंडता किस प्रकार से होगी? व्यक्ति के रूप में अगर एकत्रित होंगे तो वो एकता कही जाएगी, और क्षेत्र के रूप में अगर हम एकत्रित होंगे, हमारे कई क्षेत्र मिलकर, मीन्स जैसे हमारे क्षेत्र में भारत देश में तब राज्य हैं, तो राज्यों को अगर संगठित किए रहेंगे, कई राज्य कई क्षेत्र में, क्षेत्रों का अगर हम क्षेत्रों को एकत्रित करते हैं, क्षेत्रों को एकत्रित किए रहे, मीन्स हम ऐसा कोई काम न करें जिससे हमारे देश या कोई क्षेत्र का किसी क्षेत्र का विखंडन हो जाए, कोई क्षेत्र हमसे अलग हो जाए। तो इस प्रकार की अखंडता का मतलब कोई खंड अखंड, हमसे किसी प्रकार का कोई खंड न टूट जाए, मीन्स कोई खंड न बने, हमसे ऐसी एकता बनाए रखें जिससे हमारा कोई खंड, यहाँ पर व्यक्ति की एकता की बात नहीं हो रही है, अगर व्यक्ति संगठित होते हैं तो एकता कहा जाएगा, और कई क्षेत्रों को अगर हम संगठित बनाए रखते हैं तो वो अखंडता कही जाएगी। अखंडता का मतलब समझे कि रक्षा करें, मीन्स हमें संप्रभुता और एकता और अखंडता की रक्षा हमें करनी होगी। तो हमारा ये तीसरा मूल कर्तव्य हुआ। हम आते हैं चौथे मौलिक कर्तव्य पर। हम चौथे मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें, रक्षा करें तथा आह्वान किए जाने पर, ये चौथा मौलिक कर्तव्य है, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। चलिए हम इसको समझते हैं, इसका क्या मतलब होता है? देश की रक्षा तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा, ये प्रत्येक नागरिक का जिम्मेदारी में, इसको कह लीजिए कर्तव्य होता है। जैसे हमें अपने कर्तव्यों के बारे में बताया जाता है कि हमें कौन कौन से कर्तव्य, अच्छे कर्तव्यों की पालना, अच्छे आदतें सीखनी चाहिए, तो हमें आदतों के बारे में ही कह लीजिए कि हमारे भारत के जो कुछ नागरिकों को बताई जाने वाली बातें हैं वो हैं चौथा के रूप में अगर देखा जाए तो देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें तथा आह्वान किए जाने पर हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। रक्षा करने का मतलब ये नहीं है कि अब सबके सब बंदूक उठाएं और चलते बॉर्डर पर हम कहेंगे कि हम देश की रक्षा करेंगे, तो उसका मतलब ये नहीं है। देश की रक्षा करने का मतलब अगर हम अपने कार्य को समुचित ढंग से कर रहे हैं तब भी हम अपने देश की किसी न किसी प्रकार से सेवा ही कर रहे हैं, रक्षा ही कर रहे हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर अच्छे से सारी चीजें, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने के ही क्षेत्र में आप अच्छे
ये मार्ग पर चलिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, चीजों को अचीव करिए, नए नए चीजों को विकास करिए, तो वो आपकी राष्ट्र सेवा में ही सम्मिलित हो जाएगी। आप भी एक प्रकार की राष्ट्र सेवा करते हैं। राष्ट्र सेवा का ये मतलब नहीं है कि अब आपको बंदूक दिया जाए और बंदूक देकर आप सेना में भर्ती हो, सेना में भर्ती होकर ही इस सेवा करें, तो राष्ट्र सेवा उसी प्रकार से नहीं मानी जाएगी। राष्ट्र सेवा आप उन इस प्रकार से भी कर सकते हैं, कोई जो भी काम कर रहे हैं, जो भी अच्छे काम कर रहे हैं, अब अच्छे काम जोड़ना जरूरी है, जो भी अच्छे काम कर रहे हैं उसी काम को अगर पूर्णतः मन से किया जाए तो वही काम हमारे राष्ट्र सेवा में किया जा सकता है। हम मान लीजिए हम अपने देश की सेवा ही कर रहे हैं, राष्ट्र सेवा कर रहे हैं, ठीक है, तो हम अपने देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर अगर हमें बुलाया जाता है, हमारे लोगों के द्वारा आह्वान किया जाता है, हमारे देश में कोई मुसीबत आती है और हमें आह्वान किया जाता है, हमें बुलाया जाता है हम सभी को, तो राष्ट्र की सेवा करें, तो राष्ट्र की सेवा की जाए। मीन्स राष्ट्र की सेवा जिस रूप में भी हमारा आह्वान किया जाता है उस रूप में हमें अपना कर्तव्य का अनुपालन करना चाहिए। तो चलिए अब चौथे प्रकार की, इस प्रकार से हम पांचवा मौलिक कर्तव्य पढ़ते हैं। पांचवा मौलिक कर्तव्य हमारा क्या है? पांचवा मौलिक कर्तव्य नोट करिए। पांचवा मौलिक कर्तव्य हमारा भारत के सभी लोगों में समरसता व भाईचारे की भावना का निर्माण करें। जो ये देखिए, भारत के सभी लोगों में समरसता व भाईचारा की भावना का निर्माण करें, जो कि धर्म, भाषा या वर्ग सभी में भेद से जो कि धर्म, भाषा या वर्ग सभी से परे हो। इसका क्या मतलब है? हम अपने पांचवें मौलिक अधिकार की बात करते हैं, तो पांचवें मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो भारत के सभी लोगों में मीन्स जो सभी लोग नागरिक हैं उसमें समरसता की भावना का निर्माण करें। समरसता की भावना का मतलब समानता की भावना, हमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और भाईचारे से तो आप लोग अच्छी तरह स्पष्ट है कि भाईचारे की भावना को स्पष्ट उत्पन्न किया जाए। ये नहीं किसी प्रकार किसी प्रकार का कोई विभेद होना चाहिए, कोई भेदभाव होना चाहिए, तो किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। भाईचारे की भावना से हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, देश में अपने नागरिकों को रहना चाहिए तथा की भावना का निर्माण करना चाहिए। भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, समरसता की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, जो कि धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर या वर्ग के आधार पर इन सभी से परे होना चाहिए। इन सभी से परे होने का क्या मतलब है? मीन्स अगर भाषा के आधार पे हमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव या फिर भाईचारे को तोड़ना नहीं चाहिए। वर्ग के आधार पे कि इस वर्ग के व्यक्ति हैं, इस वर्ग के व्यक्ति हैं, इसलिए हमें किसी प्रकार का समरसता या फिर भाईचारे को कम नहीं करना चाहिए। या फिर हम धर्म के आधार पर, हिंदू मुस्लिम इत्यादि धर्मों के आधार पर हमें लोगों को बांटना नहीं चाहिए। तो मीन्स हमारे कहने का मतलब समरसता एवं भाईचारों की भावना का निर्माण करना चाहिए, कि भावना का निर्माण करना चाहिए अत्यधिक। तो चलिए, हमें लगता है कि आपको ये भी समझ में आया होगा। ये हमारा मौलिक अधिकार नंबर 5, मौलिक अधिकार नंबर 5 ये समझ में आ गया। मौलिक अधिकार नंबर 6 की बात करते हैं। सॉरी, मौलिक कर्तव्य मैं कह रहा हूं भाई, मौलिक अधिकार में सॉरी। चलिए, मौलिक कर्तव्य नंबर 6, तो 6 में हमें क्या बातें बताई गई? हमारी सामरिक संस्कृति, हमारी सामरिक संस्कृति हमारी सामरिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति को जोड़ने वाले लोग, हाँ, संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को बनाए रखना चाहिए,
हमारी सामरिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा, हमारी संस्कृति रही है वसुधैव कुटुंबकम में पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। तो इस प्रकार की जो संस्कृति हमारे भारत देश में चलती है, संस्कृति से लोगों को हमने जोड़ रखा है, एक दूसरे लोगों को, सभी व्यक्तियों को हमने अपने संस्कृति के माध्यम से, हमारा जो कल्चर है उसके माध्यम से हमने चीजों को जो जोड़ रखा है, मीन्स उस प्रकार की गौरवशाली परंपरा जो ये हमारी परंपरा है, इस परंपरा को वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा का जो हम अनुपालन करते हैं अपने भारत में, भारत के नागरिकों के द्वारा जो अनुपालन किया जाता है, उसको बनाए रखना। हमारी सामरिक संस्कृति जो हमारे पीछे की संस्कृति है, जिस प्रकार से हमारी संस्कृति का हमने अनुपालन किया है, जिनका पालना की है हमने, जिस संस्कृति की हमने पालना किया है, उस संस्कृति की गौरवशाली जो परंपरा रही है, जो और उसमें फॉलो अप होते रहे हैं, उसको हमारा गौरवशाली बनाए रखना होगा। मीन्स ये सभी नागरिकों का कर्तव्य होगा। हमने कर्तव्य की, हम मूल कर्तव्य की बात कर रहे हैं, तो मूल कर्तव्य के अंतर्गत छठे मूल कर्तव्य के अंतर्गत हम अपने हमारी सामरिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को बनाए रखेंगे। चलिए अब हम सातवें मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं। तो छठा मौलिक कर्तव्य समझ में आया होगा। सातवें मौलिक कर्तव्य प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत अपने प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदियां आदि आते हैं के प्रति, पशु आदि के प्रति दया भाव रखें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होगा प्रकृति पर्यावरण जो हमारी प्रकृति का मतलब तो आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हो। प्रकृति का मतलब क्या है? जो हमारे प्रकृति में उपलब्ध सारी वस्तुएं, चीजें हैं। पर्यावरण, परिधन, आवरण, मीन्स चारों तरफ से घिरा हुआ जो आवरण है हमारे, वो पर्यावरण के अंतर्गत हो जाएगा, जिसके अंतर्गत वन हो गए, झील हो गए, पशु हो गए, पक्षी हो गए, पेड़ हो गए, पौधे, नदियां इत्यादि के प्रति हमें अपनी दया भावना रखनी चाहिए। दया भावना का मतलब, कहने का मतलब ये है, इनकी रक्षा के प्रति हमें हमेशा सजग होना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति की देन है। प्रकृति के से चीजें जो कुछ हमें बनाई गई हैं, प्रकृति के आधार पे जो हमें उपलब्ध है, उसके प्रति हमें दया का भाव रखें। दया का भाव कहने का सेंस ये है कि हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। रक्षा करने का मतलब उनको हमेशा बचाने के प्रति हमें काम करना चाहिए। तो ये सातवां मौलिक अधिकार हुआ। अब हम चलते हैं 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 8वें के बारे में। तो 8वां मौलिक अधिकार हमारा क्या होगा, मौलिक कर्तव्य क्या होगा, हम इसकी चर्चा करते हैं। तो 8वां जो होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दें, मानववाद, ज्ञानार्जन को प्रेरित करें, को अत्यधिक प्रेरित करें, चलिए इस 8वें मौलिक कर्तव्य के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो 8वां मौलिक कर्तव्य हमें बताया गया वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या तात्पर्य है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या मतलब है? हमें कोई बात करनी चाहिए, वो वैज्ञानिक तरीके से करनी चाहिए। वैज्ञानिक तरीके के कहने का मतलब, हमें कोई बात अगर बताई जा रही है, उसमें तर्क वितर्क करने का हमें सक्षमता होनी चाहिए। हमें उसमें तर्क वितर्क करना चाहिए, सही की गलत की, कैसे नहीं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मीन्स वैज्ञानिक के नजरिए से हमें कोई चीज देखनी चाहिए प्रत्येक नागरिकों को। और मानववाद का बढ़ावा दें, तथा मानववाद मीन्स, मानववाद का मतलब मानव के प्रति मानव जैसा व्यवहार करना चाहिए। ये नहीं मानव के साथ पशुवत व्यवहार करना चाहिए, मानव से मानव जैसा व्यवहार करना चाहिए। मानव के प्रति दया की भावना होनी चाहिए, उसके प्रति मानव जैसा, मानव के साथ मानव जैसा व्यवहार करना चाहिए। जो व्यवहार हमारे सकुशल हो, जो व्यवहार हमारे
संभव हो सके। और ज्ञानार्जन की भावना को बढ़ाए रखना चाहिए। हमें अत्यधिक ज्ञानार्जन, ज्ञान अर्जित करने की भावना से हमें प्रेरित होना चाहिए। हमेशा ज्ञान किसी रूप में प्रेरित, ज्ञान अर्जन करने की भावना हमेशा हमारे अंदर होनी चाहिए। और उत्कर्ष की एक बात और इसमें ऐड की जाती है, उत्कर्ष पर सभी व्यक्तियों को अपने ज्ञानार्जन के माध्यम से उत्कर्ष के सिरे पर पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। उत्कर्ष के सिरे में हाईएस्ट, उच्चतम लेवल पर जाने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, ये कर्तव्य है। अब भाई ये कर्तव्य, सारी चीजें जो बताई जा रही है कर्तव्य हैं, करें या ना करें ये आपकी बातें, आप में सारी चीजें हैं, लेकिन आप करते हैं तो ये आपका कर्तव्य हो गया। हम 9वें की बात करते हैं, सार्वजनिक संपत्ति। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, को सुरक्षित रखें तथा दया की भावना रखें, दया की भावना नहीं, तथा हिंसा की भावना ना करें, हिंसा न करें। इसका क्या मतलब है? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। सार्वजनिक संपत्ति से आप लोग अच्छी तरह से परिचित हैं। सार्वजनिक संपत्ति किसी और की संपत्ति नहीं होती, वो हमारी संपत्ति होती है। एक होती है व्यक्तिगत संपत्ति और दूसरी होती है सार्वजनिक संपत्ति। सार्वजनिक संपत्ति मीन्स उस पर सभी का, मीन्स सरकार के द्वारा वो संपत्ति हमें उपलब्ध कराई जाती है। हालांकि सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई संपत्ति हमारी ही संपत्ति होगी, हम लोगों की ही संपत्ति होगी, तो वो सार्वजनिक संपत्ति इसलिए कह दिया जाता है, उस पर सभी लोगों का अधिकार होता है। सार्वजनिक संपत्ति पर सभी लोगों का अधिकार होता है, सभी भारत के प्रत्येक व्यक्ति का ये अधिकार होता है, उसको प्रयोग कर सकता है। और जो व्यक्तिगत संपत्ति होती है वो किसी पर्सनल, किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत संपत्ति हो सकती है। तो सार्वजनिक संपत्ति का मतलब वो सरकारी संपत्ति की हम अपनी भाषा में कह लें, को सुरक्षित रखें, को सुरक्षित हमेशा बनाए रखना चाहिए और उस पर हिंसा न करें। मीन्स किसी प्रकार की हिंसा हमें नहीं करनी चाहिए, हिंसात्मक रूप से उसको नष्ट करने का प्रयास, इन सब कार्यों के माध्यम से उसको समाप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये हमारे मौलिक कर्तव्य नंबर 9 में बताया गया है। 9वें वाली मौलिक कर्तव्य में हमें इस प्रकार की बातें बताई गई हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अपने 10वें मौलिक कर्तव्य के बारे में। 10वें मौलिक कर्तव्य में सभी अपने व्यक्तिगत, नोट करिए, सभी नागरिक अपने व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासों से उत्कर्ष पर आगे बढ़ेंगे। सॉरी, ये बात यहां पर लिखी गई है। सभी नागरिक अपने व्यक्तिगत व सामूहिक प्रयासों से, सॉरी, इस बात की चर्चा मैंने 7 में कर दी थी, तो वहां से ये काट के ये बातें यहां पर दी गई हैं, तो काट के नहीं, मैंने वहां से गलती हो गई उसके, सॉरी भाई। चलिए, सामूहिक प्रयासों से सभी नागरिकों को अपने व्यक्तिगत व सामूहिक प्रयासों से उत्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करें। चलिए, इस मौलिक कर्तव्य के बारे में ये बात बताई गई। सभी नागरिकों का, मीन्स भारत के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि अपने व्यक्तिगत प्रयास से, मीन्स अपने द्वारा किए गए स्वयं के प्रयास से या सामूहिक या कई लोगों के मिलकर किए गए प्रयास के माध्यम से अपने उत्कर्ष मीन्स उच्चतम स्तर पर पहुंचे। मीन्स अपने ज्ञानार्जन के माध्यम से किसी भी रूप में कोई कार्य हो सकता है। अपने उत्कर्ष पे पहुंचने मीन्स टॉप सिरे पर पहुंचने का मतलब सर्वश्रेष्ठ काम करने का प्रयास हमें हमेशा करना चाहिए। ये हमारे मौलिक कर्तव्य के 10वें नंबर में बताया गया है। हालांकि मैंने आपसे चर्चा की थी कि जब 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था तो उसमें कुल मौलिक कर्तव्य 10 ही बताए गए थे, लेकिन मैंने आपसे चर्चा किया कि 11वां मौलिक कर्तव्य, जो कि शिक्षा के रूप में यह स्पष्ट किया गया, सभी माता पिता का यह दायित्व बनाया गया कि वह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को वो अवश्य शिक्षा दिलाएंगे। मीन्स शिक्षा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध करवाएंगे, यह बात बताई गई। 11वां मौलिक कर्तव्य के रूप में बताया गया माता पिता को, मीन्स प्रत्येक माता पिता को या अभिभावक को, माता पिता या अभिभावक की यह जिम्मेदारी है कि यह
जिम्मेदारी है या कर्तव्य है, यह कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का, ये 14 वर्ष तक के बच्चों के बाद भी उनका कर्तव्य है भाई, लेकिन कम से कम ये बात बताई गई कि 0 से 14 वर्ष तक के, नहीं सॉरी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध करवाएंगे, शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराएंगे। हम 11वें संविधान संशोधन जो कि 86वें संविधान 11वें मौलिक कर्तव्य की बात कर रहे हैं, जो कि हमारे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 2002 में जोड़ा गया, और उसके अंतर्गत हमारा एक कर्तव्य और बताया गया, जिसके अंतर्गत यह बताया गया कि प्रत्येक माता पिता या अभिभावक, प्रत्येक बच्चे के माता पिता या अभिभावक की यह जिम्मेदारी होगी या यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों, उसके बाद भी उनका कर्तव्य है भाई, लेकिन 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, न्यूनतम बताया गया वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराने का मतलब उनको शिक्षित करने का प्रयास करेंगे, उनको शिक्षा दिलाने का प्रयास करेंगे, मींस कार्य करेंगे, इनका यह कर्तव्य है। अब नहीं दिलाते हैं तो भाई आपके ऊपर लीगल कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अगर हमें अपने देश का विकास करना है, देश का अत्यंत उत्थान करना है, तो हमें इन सभी कर्तव्य, जो मैंने आपसे 11 मौलिक कर्तव्य के बारे में बात की, तो इस पर हमें अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से निभाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार हम देखते हैं कि हम मौलिक कर्तव्य, 11 मौलिक कर्तव्यों की बात की, और उसके अंतर्गत हमने एक एक करके मौलिक कर्तव्यों को जाना। तो आज के क्लास में हम यही अपना क्लास समाप्त करते हैं, और अब हम अगले मिलेंगे आपके अगले टॉपिक के साथ। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।